There is probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park. And maybe because for so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape, and maybe that is how the tunnel I got into. But I never told my psychiatrist friend about that idea. संभवतः एक लंबी सुरंग है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। यह सुरंग इस समय भी शहर के नीचे से होकर टाइम्स स्क्वायर तक जा रही है और शायद एक दूसरी सुरंग सेंट्रल पार्क तक जा रही है। और शायद क्योंकि वर्षों से बहुत से लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल एक बाहर निकलने का द्वार रहा है, यह बचने का रास्ता है। हो सकता है ऐसी एक सुरंग में मैं भी चला गया, लेकिन मैंने अपने मनोचिकित्सक मित्र को इस विचार के बारे में कभी भी नहीं बताया। The corridor I was in began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong, but I kept on walking. All I could hear was the empty sound of my own footsteps, and I did not pass a soul. Then I heard that sort of hollow roar ahead that means open space and people talking. The tunnel turned sharp left. I went down a short flight of stairs and came out on the third level at Grand Central Station. For just a moment, I thought I was back on the second level, but I saw the room was smaller. There were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking. And the man in the booth wore a green eye shade and long black sleeve protectors. The lights were dim and short of flickering. Then I saw why they were open flame gaslights. जिस बरामदे में मैं था वह बाईं ओर मुड़ने और नीचे की ओर ढलान लेने लगा। मुझे लगा कि यह गलत है, लेकिन मैं चलता रहा। मुझे केवल अपने कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और मैं एक भी व्यक्ति के सामने से नहीं गुजरा। तब मुझे सामने उस तरह की एक खोखली आवाज़ सुनाई देने लगी जिसका अर्थ होता है खुला स्थान और बातें करते हुए लोग। उस सुरंग ने बाई ओर तीव्र मोड़ लिया। मैं एक छोटा सा जीना उतरा और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर बाहर निकला। केवल एक क्षण के लिए मुझे लगा कि मैं दूसरे तल पर वापस आ गया हूँ, लेकिन मैंने देखा कि कमरा दूसरे तल की अपेक्षा अधिक छोटा था। टिकट खिड़कियाँ और ट्रेन गेट कम थे और बीच में बना सूचना बूथ लकड़ी का बना हुआ और पुराने प्रकार का था और बूथ में उपस्थित व्यक्ति हरे रंग का धूप का चश्मा और लंबी बाजू को काली प्रोटेक्टर्स पहने हुआ था। प्रकाश धुंधला और टिमटिमाता हुआ सा था। फिर मुझे समझ आया कि प्रकाश मध्यम और टिमटिमाता हुआ सा क्यों था। वे खुली लौ वाले गैस लाइट्स थे। There were brass spittoons on the floor, and across the station a flint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. He snapped open the cover, glanced at his watch, and frowned. He wore a derby hat, a black four-button suit with tiny lapels, and he had a big black handlebar moustache. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. I never saw so many beards, sideburns, and fancy moustaches in my life. A woman walked in through the grand train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high button shoes. Back of her, out on the tracks, I caught a glimpse of a locomotive, a very small courier and Ives locomotive with a funnel shaped stack, and then I knew. फर्श पर पीतल के थूकदान रखे हुए थे और स्टेशन के पार मेरी नज़र प्रकाश की एक झिलमिलाहट पर पड़ी। एक व्यक्ति अपने ऊपर की जेब से एक सोने की घड़ी बाहर निकाल रहा था। उसने अचानक एक आवाज़ के साथ घड़ी का कवर खोला, अपनी घड़ी को देखा
और वह नाक सिकोड़ी। उसने एक डर्बी हैट और एक काला 4 बटन वाला सामने से मुड़ा हुआ सूट पहना हुआ था और उसकी बड़ी काली मूछों के सिरे ऊपर की ओर ऐंठे हुए थे। फिर मैंने चारों ओर नजर डाली और देखा कि स्टेशन पर प्रत्येक व्यक्ति ने 1890 के दशक के तरह के पोशाकें पहनी हुई थी। मैंने अपने जीवन में कभी इतनी अधिक दाढ़ियाँ, कलमे और अजीब मूछें नहीं देखी थी। ट्रेन के दरवाजे से होकर एक महिला अंदर यानी कि स्टेशन पर आई। वह भेड़ की टांगों जैसी आस्तीनों वाली पोशाक पहने हुई थी और उसने अपने ऊंचे बटन वाले जूतों तक एक लंबी स्कर्ट पहनी हुई थी। उसके पीछे बाहर रेल की पटरियों पर मैंने एक रेल इंजन की झलक देखी। यह एक बहुत छोटा करियर एंड आइव्स इंजन था जिसकी चिमनी कीप के आकार जैसी थी और फिर मुझे समझ में आ गया। To make sure, I walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. It was The World, and The World has not been published for years. The lead story said something about President Cleveland. I found that front page since in the public library files, and it was printed June 11, 1894. सुनिश्चित करने के लिए मैं एक अखबार बेचने वाले लड़के के पास गया और उसके पैरों के पास पड़े अखबारों के ढेर को देखा। यह था द वर्ल्ड नाम का अखबार और द वर्ल्ड वर्षों से नहीं छपा है। इसमें मुख्य समाचार राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में था। यह पृष्ठ मुझे सार्वजनिक पुस्तकालय की फाइलों में मिला है और यह 11 जून 1894 को छपा था। I turned toward the ticket windows knowing that here on the third level at Grand Central I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States, and we wanted to go in the year 1894. And I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois. मैं टिकट खिड़कियों की ओर मुड़ा, यह जानते हुए कि यह ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे तल पर मैं वे टिकट खरीद सकता था जो लुइसा यानी कि मेरी पत्नी और मुझे संयुक्त राज्य में जहां हम चाहते वे ले जा सकते थे। यह वर्ष है 1894 में और मैं गेल्सबर्ग इलिनॉइस की 2 टिकटें चाहता था। Have you ever been there? It's a wonderful town still, with big old frame houses, huge lawns, and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets. And in 1894, summer evenings were twice as long, and people sat out on their lawns, the men smoking cigars and walking quietly, the women waving palm leaf fans, with the fireflies all around in a peaceful world. To be back there with the First World War still 20 years off and World War II over 20 years in the future, I wanted 2 tickets for that. क्या आप कभी वहाँ गए हैं? यह अब भी एक अद्भुत कस्बा है जिसके पुराने तरीके की लकड़ी के ढांचे पर बने घर, बड़े लॉन और विशाल पेड़ हैं जिनकी शाखाएं ऊपर मिलकर गलियों की छत बनाती हैं और 1894 में गर्मियों की शामें अब से दुगनी लंबी थी, अर्थात लोगों के पास बहुत खाली समय होता था और लोग बाहर अपने लॉन में बैठ जाते थे। एक शांत संसार में सब और उड़ते जुगनुओं के बीच पुरुष सिगार पीते शांति से बातें करते हुए और महिलाएं ताड़ के पत्तों से बने पंखे झलती हुई। वहाँ वापस जाना जबकि प्रथम विश्व युद्ध होने में अभी 20 वर्ष थे और द्वितीय विश्व युद्ध भविष्य में 40 से भी अधिक वर्ष बाद होने वाला था और मैं वहाँ के 2 टिकट चाहता था।